हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का इस सीनियर सेकेंडरी बैच के क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का डिस्कशन जो है वो सीनियर सेकेंडरी बैच जो कि BSEB बोर्ड को लेकर है। ओके, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड को लेकर हम लोगों का आज का डिस्कशन है कि इस सीनियर सेकेंडरी बैच यानी BSEB जो बिहार बोर्ड का बैच कहा जाता है, इसमें इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, ओके, जिसको हम लोग 100 मार्क्स को लेकर हम लोग साथ चलते हैं। तो इसके सिलेबस क्या क्या हैं, इसके पैटर्न क्या क्या हैं, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, ग्रामर में किस तरीके से इसको बनाया जाता है, इस सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका सिलेबस पहले आप इस पैटर्न में समझिए कि सीनियर सेकेंडरी बैच का जो इंग्लिश है, ओके, ये दो पैटर्न में पूछा जाता है। एक हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसे हम लोग MCQ कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एक हम लोगों के सामने आता है सब्जेक्टिव, जिसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कह देते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर हम लोग कहते हैं। तो आपके जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है ये दो सेक्शन में डिवाइड हैं, एक ऑब्जेक्टिव MCQ और एक सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर। दोनों हाफ हाफ हैं, यानी कि यहाँ जो है आपका ऑब्जेक्टिव ये भी 50 मार्क्स का है और जो आपका सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये भी हम लोगों का 50 मार्क्स को लेकर है। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव यानी MCQ को लेकर, तो जब आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखते हैं तो पेपर में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस नजर आते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव की जब बात करते हैं यानी MCQ, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चंस दिखते हैं। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस आपको ऑब्जर्व करना होता है। उसमें से आपको डील कितने क्वेश्चंस को करना है? तो डील सिर्फ और सिर्फ आपको 50 क्वेश्चंस को, 100 क्वेश्चंस हैं और 50 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ता है यानी कि डील करना पड़ता है, और उस बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। यानी 50 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और 50 क्वेश्चंस आपको लीव यानी छोड़ देना होता है। अब इस 100 क्वेश्चन को समझें कि सर 100 क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें सर लिटरेचर यानी बुक से कितना रहता है और फिर ग्रामर सेक्शन कितना मौजूद है, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस 100 क्वेश्चंस में 1 से 60 जो क्वेश्चंस होता है, 1 to 60, ये आपका ग्रामर का है, और जो 61 से 100 तक जो है यानी जो 40 क्वेश्चंस बच गए ये आपके लिटरेचर से आते हैं। लिटरेचर कहने का सेंस आता है बुक से। तो 100 क्वेश्चंस आपको MCQ दिया जाता है, जिसमें से शुरू के 60 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के जो 60 क्वेश्चंस हैं वो ग्रामर से रिलेटेड हैं, और जो लेटर वाले हैं यानी 61 से 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको लिटरेचर के सॉल्व करने पड़ते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ग्रामर के कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या लिटरेचर का, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ग्रामर ही ठीक है, मुझे ग्रामर ही समझ में आता है, तो आप 50 क्वेश्चंस इसी के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर लगता है कि नहीं मेरा लिटरेचर ग्रामर दोनों मिक्स करके है, तो यहाँ पे आपको टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए या 60 क्वेश्चंस, जो भी आपका रेशियो रहा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इस यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, टोटल 40 क्वेश्चन रहता है लिटरेचर का, आपको लगता है मैं 40 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो ग्रामर का आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ लगता है आपको लिटरेचर का 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लगेगा 25, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 25। यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रेशियो को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। क्लियर? तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ओके, ध्यान रखेगा, MCQ में 60 क्वेश्चन ग्रामर और 40 क्वेश्चन लिटरेचर का। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको 50 क्वेश्चन किस सेक्शन से पिक करना है या बोथ सेक्शन को आपको पिक करना है, और 50 क्वेश्चन आपको छोड़ देने होते हैं जो आपको बनाना नहीं है। तो ये एग्जाम का जो पेपर आता है उसका MCQ का पैटर्न रहा।
आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव है मोस्टली रूप से हम लोग ग्रामर पे रहने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको ग्रामर पर ही ज़्यादा जानकारी दूंगा। लिटरेचर जब स्टार्ट किया जाएगा तो उस जगह पे मैं आपको लिटरेचर की पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा, किस प्रकार से मार्क्स आते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सर ग्रामर तो है, लेकिन ग्रामर का चैप्टर्स कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा, उसके कितने मार्क्स हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एमसीक्यू तो है। तो इसको समझते हैं हम लोग टोटली रूप से। चलिए अब बात करते हैं ग्रामर चैप्टर का, GRAMMAR। ये जो ग्रामर में जितने चैप्टर्स हैं ध्यान रखें। एक तो बात ये रही आपको समझ जानी चाहिए कि बीएससीबी में ओके बिहार बोर्ड में जो सीनियर सेकेंडरी बैच को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम लोग कभी कभी 12th कह देते हैं, जबकि कहना आना चाहिए सीनियर सेकेंडरी कहिए या IC ICOM कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ग्रामर का कोई फिक्स नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका कोई सिलेबस है कि इसी से पूछा जाता है, तो वैसा कुछ है नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो यहाँ वहाँ से दे दिए जाते हैं। मोस्टली जहाँ तक आप ग्रामर पढ़ सकें, जितने चैप्टर्स हैं आपको ओवरऑल कंप्लीट करने होते हैं। फिर भी मैंने कुछ पैटर्न बनाया है जिसमें आपको एक अच्छे टैक्टिक से आपको इंग्लिश ग्रामर की जानकारी भी हो जाती है, आप अपने माइंड को भी रन करते हैं और एग्जाम को भी ईजी पैटर्न पे आप चला सकते हैं और मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं। जिसमें से पहला चैप्टर है हम लोगों का POS। इसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर अगर पढ़ना पड़े तो सबसे पहला चैप्टर है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, एनालिसिस करना। ओके, ये नहीं कि सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, नहीं, इसे एनालिसिस करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, माइंड को दौड़ाना पड़ता है। ऐसे नॉर्मली किसी से पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हो, तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन सा नाम है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है। इतना कह तो दिया जाता है, लेकिन जब आप एक सेंटेंस उनके सामने देते हैं, ओके, जैसे आई विल गो देयर, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। अब इसमें से आपको बताना पड़ेगा आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, विल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, गो का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, देयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मैं लिखता हूं आई विल गो देयर, यह एक सेंटेंस है जिसमें 4 वर्ड्स कंटेन है। अब इसमें से आपको हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ये तो ठीक है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन होता है, लेकिन ये आई क्या है, विल क्या है, गो क्या है और देयर क्या है। क्लियर हो गया? तो ये आपको अलग अलग वर्ड को आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना पड़ता है, वो भी अलग अलग मीनिंग से, जिसमें हिंदी नहीं बताना है। जैसे एक वर्ड में बताता हूं, जैसे आई को बहुत लोग कह सकते हैं यह प्रोनाउन है। आई को क्या कहेंगे कि यह प्रोनाउन है। अब उनसे ये मेरा यह क्वेश्चन होता है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यह प्रोनाउन है, किस बेसिस पे? तो मोस्ट केसेस में ये रिप्लाई आता है कि सर आई का हिंदी मैं होता है, ओके, और वो मेरे लिए आया है, तो या मेरे नाम के बदले में आया है, इसी वजह से आई क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। अब आप खुद सोच के देखिए, जब आप कहते हैं आई का हिंदी मैं होता है और यह मेरे नाम को हटाकर उसके बदले में आया है और संज्ञा के बदले में यानी नाउन के प्लेस पे जो आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कहीं से भी ग्रामर नहीं है, ये आप हिंदी की मदद से आप इंग्लिश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही कहा गया कि काऊ समझते हो, हाँ कहेगा काऊ समझते हैं, काऊ का मीन्स गाय होता है और वो एक पालतू जानवर है। यह जो हमारी सोच होती है समझने की, यह सीनियर सेकेंडरी बैच के लिए नहीं है। ये बातों आइडेंटिफाई कर लेने से जो आप जवाब दे रहे हैं वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या आप जिस स्टैंडर्ड में हैं उससे नीचे स्टैंडर्ड का आप मतलब उस प्रकार के आंसर आप दे रहे हैं, तो वो गलत न माना जाएगा। आई प्रोनाउन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप जिस स्टैंडर्ड में हैं, जिस लेवल पे आप हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। तो आपको यह भी जानकारी रखना पड़ेगा कि आप जब इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे होते हैं तो इसमें आप स्टैंडर्ड कहाँ पाते हैं अपने आप को, वो स्टैंडर्ड तो मायने रखता है। अब कहिएगा सर ये स्टैंडर्ड कैसे जस्टिफिकेशन होता है। जैसे अगर मुझे यह कहना पड़े कि आई प्रोनाउन है, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आई का हिंदी मैं होता है या मेरे नाम के बदले में आया है, या कभी भी जो मेरा स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, जिसको मैंने पढ़ा है, वो कभी इस पैटर्न को अपनाएगा नहीं। उसका कहने का तरीका क्या होता है कि स्टूडेंट किस प्रकार से रिप्लाई करेगा मेरा स्टूडेंट्स, तो वो कहेगा सर ये विल जो है ये वर्ब है। विल क्या है, वर्ब है, और हर एक वर्ब का अपना एक क्या होता है, सब्जेक्ट, ये आप भी जानते हैं।
अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस में एक वर्ब तो होगा और उस वर्ब का अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होना, ये तो तय है। अब ये जानकारी रखनी है कि सर जब सब्जेक्ट आप बोलते हैं तो सब्जेक्ट के जगह पे आप सिर्फ दो वर्ड को रख सकते हैं। एक हम लोग रखते हैं इस नाउन को, सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन आ सकता है, और दूसरा अगर बात करें तो यह प्रोनाउन आ सकता है। ये दो ही वर्ड है जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है। और इस वर्ब का अगर आप सब्जेक्ट तलाश करेंगे तो सब्जेक्ट कौन है, ये आई है। अब आई किसी भी तरह से ये नाउन तो नहीं है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आइदर इट विल बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। और इस जगह पे जो आई है ये नाउन तो नहीं दिख रहा है, तो बचा क्या चीज, प्रोनाउन हुआ। हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के प्लेस पे आप नाउन या प्रोनाउन रखते हैं। आई नाउन तो नहीं है, बचा क्या चीज, प्रोनाउन हुआ। तो जब आप ये पैटर्न पे जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है आपको वर्ब, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन को आप ग्रामर बोल रहे होते, ग्रामर आप सिखाने की कोशिश कर रहे होते या समझा रहे होते किसी को। तो हमें हिंदी में ना जाके हमें इंग्लिश ग्रामर को ग्रामर में जवाब देना है, जिस वजह से हमारी ये थोड़ा सा पावर बढ़ पाता है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। ओके, तो ये रहा पहला क्लास हम लोगों का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर होगा। इसके बाद सेकेंड क्लास हम लोग ऑब्जर्व करेंगे फ्रेज को, थर्ड क्लाउज है। ओके, और ये जो फ्रेज और क्लाउज है ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि ये कौन सा फ्रेज है या कौन सा क्लाउज है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग रहने पर हम लोग का ग्रामर स्मूथ चलता है, अंडरस्टैंडिंग चलता है। हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेबस देखते हैं कि हाँ इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी कहीं सिंटैक्स है, टेंस है, वॉइस है, नेचर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और उस चैप्टर को ओपन करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो ही आप ऐसा करते हैं आप गलत ट्रैक पर हैं, आप सही तरीके से सिलेबस को कवर नहीं कर रहे हैं। वो एक चैप्टर से जो आपको पढ़ना है, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने के पहले जो तैयारी है वो तो करना पड़ेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को युद्ध लड़ना होता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि ठीक है यहाँ युद्ध लड़ना है, चलो युद्ध लड़ लेते हैं। युद्ध लड़ने से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, आपकी स्ट्रेंथ जाननी पड़ती है, आपकी क्या है, आपकी वीकनेस जाननी पड़ती है, आप कहाँ पे किस पैटर्न पे अटैक करेंगे, आप किस तैयारी करेंगे, सामने में क्या रहेगा, पीछे क्या रहेगा, मिडिल में क्या रहेगा, कौन लीड करेगा, किसको इसके बाद आपको सपोर्ट में भेजना है, बैकफायर करना है, वो सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो सिर्फ चैप्टर पढ़ने से नहीं होता है, उनकी एक तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो वो तैयारी के लिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज और क्लाउज, उसी की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। सिंटैक्स हम लोग एक चैप्टर कहते हैं, जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी हम लोग इसे समझते हैं। नंबर 5 में आर्टिकल, 6 टेंस आ जाते हैं। नंबर 7 पे इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक आता है, इम्फैटिक सेंटेंसेस, उसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग 7। 8 में आ जाते हैं क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। नंबर 9 में रिमूवल ऑफ टू, इस सब के क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। नंबर 10 में बात करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन, रीजन की बात करते हैं। नंबर 11 की बात करते हैं और जो बच गए जैसे वॉयस। नंबर 12 नरेशन की बात की जाती है, ये भी चैप्टर है। 13 प्रीपोजिशन, ये हमें समझना है 13। 14 में बात करते हैं तो कंजंक्शन हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये भी चैप्टर है। नंबर 15 में बात कर लेते हैं आर्टिकल, टेंस, इम्फैटिक, और कौन से चैप्टर बच गए, कंजंक्शन, हाँ मॉडल आ जाते हैं, ये भी चैप्टर है। 16 की बात करते हैं तो मॉडल के बाद और कौन कौन सा बच गया, एक मिनट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर है, और वर्ब। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है, ट्रांसफॉर्मेशन 16-17। वर्ब चैप्टर को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है 17। 18 में आ जाते हैं तो अब मोस्टली तो हो ही गए होंगे, मॉडल, प्रिपरेशन हो गया, इम्फैटिक हो गया। बात करते हैं एरर, भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एरर 18।
19 की बात करें, चूज द करेक्ट सेंटेंस के 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसके भी हमें 4 क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है एग्जाम में। चलिए इसके बाद और क्या बोलते हैं, हाँ वोकैब पैसेज। चलिए 1 मिनट। चलिए समझते हैं। 19-20 में बात करते हैं, आपको वोकैबुलरी की भी स्टॉक देखना पड़ता है, जिसमें एग्जाम में उससे एंटोनिम, ओके, सिनोनिम्स, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड लाइनर जो होता है, उसके बाद फ्रेजेज भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, वोकैबुलरी से ही है स्पेलिंग टेस्ट, ये भी पूछ लिया जाता है। 21 की बारे में बात करें तो एक पैसेज भी आपको दिया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो पैसेज तो आपको नॉर्मली पूछा जाता है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत छोटा रहता है, लेकिन हम लोग इसको बड़ा करके पढ़ेंगे जिससे हम लोगों की ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाए। हम लोग को सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना है, सिलेबस से थोड़ा एक स्टेप आगे जाके देखना है, जिससे अगर हम लोग एक स्टेप आगे रहेंगे तो पीछे वाला सिलेबस हम लोगों का आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो उसी बेसिस पे कुछ चैप्टर मेरी तरफ से ऐड कर दिया जाता है इसमें, जो कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन को डील करने के लिए जिस प्रकार से क्वेश्चन घुमा रहा है, आप ध्यान रखेगा, टैक्टिस लगा रहा है, तो वो आपका एक लेवल अगर अप रहता है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। वरना आप कहेंगे कि सर ये तो आउट ऑफ द सिलेबस रह गया, इसमें सिलेबस में तो ये क्वेश्चन था ही नहीं, ये चैप्टर था ही नहीं, तो वो चीज़ अब नहीं होने वाली है। जो हम लोगों का सोच आता है कि बीएससीबी का लेवल डाउन है, वो लेवल डाउन नहीं, लेवल अप है। और दूसरी बात होता है कि आंसर सही आप करेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप सही किए हुए आंसर को जस्टिफाई कर पाएंगे, हमें वो भी डिस्कशन करना है। हमें ये जो टाइम लगा, सिर्फ आंसर सही नहीं, सही कैसे हुआ, इसका लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक आता है कि आपने आंसर कैसे दिया। वरना बहुत आंसर तो आप ऐसे मन में भी पढ़ने के बाद लगता है कि ना ये सही लग रहा है, लेकिन वैसा ग्रामर नहीं होता है कि हाँ ये सही लगता है, ये कोई सेंस तो नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो वो चीज़ है। पैसेज नंबर 12, एक चैप्टर ऐड किया जा रहा है, ओके, PQRS। ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन मेरे तरफ से इसे मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि PQRS एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसे अगर बना दिया जाए, मैं सोच रहा हूँ या मेरी ऐसी इमेजिन है कि अगर PQRS का 1 से 2 क्वेश्चन अगर बीएससी बोर्ड आने वाले टाइम अगर ये ऐड कर दे तो ये बच्चों को लेवल को बढ़ाने के लायक होगा। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं PQRS, या कह सकते हैं टोटल जो हैं 22 या 23 अप्रॉक्सीमेट घट बढ़ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से आपके एग्जाम में, मतलब ये पैटर्न हुए जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे चैप्टर, ओके। तो ये रहे, एक बार मैं PQRS समझा देता हूं कि ये कैसे बनता है, ओके। पहले आप इसे एक बार ऑब्जर्व कर लें अच्छे तरीके से, लिख ले सकते हैं।